देखिए, हम सभी लोग अभी इंटरमीडिएट के सिलेबस में एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों को अब नए सिरे से अपना अध्ययन करना होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में सब कुछ परिवर्तित हो गया है। अब पिछला कोई भी सिलेबस नहीं है। आज हम लोग अपनी शुरुआत पहले ग्रामर से करते हैं। ग्रामर में जो हम लोग हाई स्कूल स्तर तक पढ़ते रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्यों को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी की एक पुनरावृत्ति करते हैं। सेंटेंस, वाक्य, ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी अध्ययन किया था। उसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस। अर्थात साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला पार्ट है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। असर्टिव के 2 पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग गलती से कभी इसको अलग अलग पढ़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ही वाक्य है। इसका दूसरा पार्ट है इंट्रोगेटिव। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में जिसमें क्रिया से वाक्य का प्रारंभ होता है और किसी भी टेंस में जिसमें क्रिया पहले होती है और कर्ता बाद में होता है। हम लोगों ने इसका एक फार्मूला पढ़ा था साधारण वाक्य का, SVO, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्रम होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में SV, पहले देखें VSVO, अर्थात सबसे पहले रखेंगे वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस क्रम में इसको रखते हैं। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। तीसरा वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात के लिए किसी से अनुरोध किया गया हो, आदेश दिया गया हो, किसी से अनुमति मांगी गई हो, प्रार्थना की गई हो, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव के अंतर्गत रखा जाता है। इसका फार्मूला है VO, अर्थात वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में भी 3 तरह के वाक्य आते हैं। एक तो वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, दूसरा जो नेगेटिव वाक्य होता है उसमें नॉट का प्रयोग होता है, नेगेटिव का प्रयोग होता है। तो उसमें लेट के साथ होता है, लेट, वी, नॉट, वी, ओ। लेट ऑब्जेक्ट, नॉट, वी, ओ। और तीसरा होता है इसमें लेट के प्रयोग द्वारा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी, ओ, ये होता है। जैसे लेट मी गो देयर, एग्जाम्पल के लिए। और इसको डोंट के प्रयोग से समझा जाए, डू नॉट, डोंट गो देयर। इस प्रकार से 3 तरह की पहचान इसमें मिलती है। पहला होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डोंट वर्ब ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है लेट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के 3 तरह की पहचान इसमें मिलती है इंपरेटिव सेंटेंस की। और चौथा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अर्थात विस्मय बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में वाक्य के प्रथम में ही सुख, दुख अथवा आश्चर्य की अनुभूति होती है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन शब्दों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाता है, जैसे ए लॉस, हुर्रा, ओ, वंडरफुल। etc। लास्ट एंड 5th है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, भावबोधक वाक्य। इन वाक्यों के माध्यम से किसी को आशीर्वाद, अभिशाप आदि दिया जाता है, तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हों, लंबी उम्र जिए। मे यू बी रूइंड, आप बर्बाद हो जाए। तो इस तरह से अभिशाप या वरदान के रूप में जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात ये 5 प्रकार के वाक्य हैं जिन वाक्यों के ऊपर संपूर्ण वाक्य, संपूर्ण टेंस निर्भर होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम वाक्यों का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। इससे हमारी ट्रांसलेशन की भी तैयारी होती है, वाक्य के वास्तविक प्रारूप की तैयारी होती है, और वाक्य को सुनियोजित तरीके से लिखने, पढ़ने और जानने का हमें ज्ञान होता है। इसके पश्चात हम वाक्यों का विखंडन करते हैं वाक्य को अच्छी तरह से समझने के लिए, जिसको हम लोगों ने हाई स्कूल की कक्षा में भी पढ़ा था, जिसको हम लोग कहते हैं
द सेंटेंस। इसको पाठसाधी सेंटेंस भी कहते हैं। किसी वाक्य को अगर क्लासिफाई किया जाए तो मूलतः उसे दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम होता है सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट यानी कर्ता, प्रेडिकेट पार्ट यानी विधेय। कर्ता के अंतर्गत वे सारे शब्द रखे जाते हैं जिनका संबंध कर्ता से होता है, और विधेय के अंतर्गत, प्रेडिकेट के अंतर्गत क्रिया से लेकर के जो अन्य बातें और जो उसमें कर्म आदि होते हैं सबका समावेश होता है, यानी विधि विधान का प्रयोग इसमें होता है। और कर्ता तो केवल अपने जो संलग्न शब्द हैं उनको अपने साथ रखता है। जैसे राम इज ईटिंग एन एप्पल। ये है प्रेडिकेट पार्ट और ये है सब्जेक्ट पार्ट। जब इसमें कई शब्दों का समावेश होता है तो उसके लिए सब्जेक्ट का जो पार्ट्स है उसको हमें समझना पड़ता है कि किस स्थान पर किन शब्दों का समायोजन करें। जैसे आ ब्लैक बर्ड इज सिंगिंग। अ ब्लैक बर्ड। अब इसमें 3 शब्द आ गए। इनको हमें समझना होगा कि इनको इस स्थान पर क्यों रखा गया, इनका उचित स्थान कैसे है ये। और इधर देखिए प्रेडिकेट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट में जो 3 शब्द आए इन शब्दों का क्लासिफिकेशन समझना होगा। जब हम सब्जेक्ट के पार्ट को अलग अलग समझेंगे तब उनका समुचित स्थान समझ में आ जाएगा और उसी क्रम में इसको रखना होगा। अब इस सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स को समझा जाए। सब्जेक्ट टाइम हो गया। सब्जेक्ट का जिससे पहला पार्ट है डिटरमाइनर। सेकंड है एडजेक्टिव। थर्ड है हेड वर्ड और नाउन। एंड फोर्थ है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। अब डिटरमाइनर में कौन कौन से शब्द आते हैं? एडजेक्टिव को से हम लोग परिचित ही हैं कि एडजेक्टिव में विशेषण के शब्द आते हैं। हेडवर्ड जो कर्ता का प्रमुख शब्द है, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो उसके बारे में विशेष रूप से एक फ्रेज के रूप में 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर आता है, उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। उसका स्थान अंत में होता है। तो डिटरमाइनर में खास करके आर्टिकल्स, पॉजिटिव केस, पर्सनल प्रोनाउन आज के शब्द आते हैं। और एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के शब्द आते हैं। हेडवर्ड मुख्य शब्द आता है एडजेक्टिवल फ्रेज में, जैसे सिटिंग इन द ट्री,
फॉर एग्जाम्पल, a blackboard is sitting on the tree is singing a sweet song. A determiner, black adjective, bird adverb, sitting on the tree adjectival phrase, is singing a song, यह है predicate.